इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि देयर इज ए ट्रेंगुलर वेज, इसका मास m है और उसी मास का एक पार्टिकल है ये, जो इस ट्रेंगुलर वेज के वर्टिकल फेस के नॉर्मल से अल्फा एंगल बनाता हुआ आगे से टकराता है विद वेलोसिटी u। तो ये अल्फा हमें पता है, स्पीड पता है टकराने के पहले की, इसका मास, इस वेज का मास, और ये पता है कि इस वेज का ये फेस स्मूथ और वर्टिकल है, और ये जिस ग्राउंड पर सपोर्टेड है वो भी फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है एंड हॉरिजॉन्टल है। इसकी वेलोसिटी पूरी तरह से वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन मींस इट विल लाई इन ए प्लेन, एक ऐसे प्लेन में है जो इसके वर्टिकल फेस और नॉर्मल को कंटेन कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में इसमें निकालना क्या है कि वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज। टक्कर के बाद वेज की वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी तो डायरेक्शन फिक्स है, हॉरिजॉन्टली चल सकता है ये, और अगर कहीं एनर्जी लॉस का स्कोप होगा तो एनर्जी लॉस निकाला जाना है। तो इसमें 2-3 केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस, इट इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कम्प्लीटली इनइलास्टिक, कम्प्लीटली इनइलास्टिक का मतलब हुआ कि टकराने के बाद इससे बाउंस बैक नहीं करेगा। बाउंस बैक नहीं करेगा तो इसी फेस पे ये स्लिप करेगा। जो कि ये फेस स्मूथ है, ये फेस स्मूथ है, तो इसकी वेलोसिटी का फेस के पैरेलल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि फेस स्मूथ है। तो इस पर अपने पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो वेलोसिटी टकराते समय जो इसकी फेस के पैरेलल थी वही रहेगी। टकराते समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी पहले क्या क्या है, फेस के पैरेलल, फेस के नॉर्मल उसको बना लेते हैं, दैट इज u cos अल्फा, u sin अल्फा। और वेज की वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, वेज वाज एट रेस्ट। तो टक्कर से पहले की सिचुएशन हो गई, और टक्कर की जस्ट बाद क्या क्या चीज़ में पता है कि इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो हमें टक्कर के बाद इस पार्टिकल की अपवर्ड वेलोसिटी आ गई, दैट इज विल बी u sin अल्फा। लेकिन टक्कर के बाद ये जो बाउंस बैक करने की टेंडेंसी नहीं है, तो टक्कर के बाद इसकी वही वेलोसिटी होगी ब्लॉक के नॉर्मल के लॉन्ग, क्योंकि इसको ब्लॉक से अब अलग नहीं होना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब अलग नहीं होना है तो दोनों को चिपक के चलना है। तो चिपक के तभी चल सकते हैं जब दोनों इस फेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चलें। तो टक्कर के बाद अगर इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी राइट साइड में v है, अगर ये v है तो जो हमारा ट्रेंगुलर वेज है इसकी वेलोसिटी भी राइट साइड में v ही होगी टक्कर के बाद। इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों हॉरिजॉन्टली बराबर चलेंगे जिससे अलग ना हो। वर्टिकली ये इस वेलोसिटी से चलेगा ऊपर, तो इसका मोशन बेसिकली ऐसा रहेगा, ऐसे फिसलता हुआ ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और साथ साथ इसके चलता रहेगा। तो यहाँ पे अननोन क्या रह गया, अननोन केवल अब चूँकि हमने इस वेलोसिटी में ये कंपोनेंट इस लॉजिक से मान लिया कि सरफेस के पैरेलल, चूँकि सरफेस स्मूथ है, वेलोसिटी की चेंज नहीं होगी, तो टक्कर के बाद पार्टिकल ऊपर जो पहले इसकी अपवर्ड वेलोसिटी थी उस अल्फा वही रहेगी, और जो इस टकराने वाले सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, जिससे कि चलते चलते अलग ना हो। क्यों अलग ना हो, बिकॉज द कोलिजन इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक। तो इफेक्टिवली यहाँ केवल एक ही अननोन रह गया। अब इस अननोन को सॉल्व करने के लिए, यानी वेलोसिटी ये वाली पाने के लिए, इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लग सकता है, इस पूरी एंटायर फैमिली पर, यानी ऐसी फैमिली इसमें पार्टिकल और वेज दोनों शामिल हैं। इस फैमिली को एक साथ देखा जाए तो इन पर बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई नहीं, यहाँ जो लगेगा वो इंटरनल हो जाएगा। ग्राउंड स्मूथ है तो अपने पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगा सकता, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इस फैमिली का कंजर्व रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले क्या था, पहले था इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, दैट वाज सिंपली
एम यू कॉस अल्फा, इसको यहाँ देख सकते हैं एम यू कॉस अल्फा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोलिजन के बाद यानी टक्कर के बाद वी वी दोनों में है, तो फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लिख सकते हैं एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी। दोनों का सेम क्यों है? बिकॉज दोनों के मासेस सेम है, ये पहले दिया हुआ है, राइट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी क्योंकि इनको चिपक के चल रहा है, तो वो टोटल मोमेंटम इस तरह से लिखा सकता है 2mv। और टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल कंजर्व रहना है, ये हॉरिजॉन्टल टोटल मोमेंटम था, नॉट एग्जैक्टली टोटल। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पहले इस पूरी फैमिली में इतना था, तो मोमेंटम फाइनल हॉरिजॉन्टल इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर इसको इक्वेट करके v की वैल्यू आ जाती है u cos अल्फा डिवाइड बाई 2। तो हमें वेज की वैल्यू मिल गई और पार्टिकल की भी, वेज की वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई और पार्टिकल की भी मिल गई, क्योंकि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल हो जाएगी u cos अल्फा बाई 2, अपवर्ड क्या हो गई u sin अल्फा। वेज के पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज v यानी u cos अल्फा बाई 2। तो इस तरह से दोनों की हमें कंप्लीट स्टेट ऑफ मोशन पता लग गया। और इसमें कुछ भी बताया सकता है, जैसे पूछ लिया गया कि इस टक्कर में एनर्जी लॉस कितना हुआ, चूँकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस तभी निकाल पाएंगे जब हम पहले इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी घटाएं। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को घटा दिया जाए, तो वो सब कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं है। इनिशियल एनर्जी सिंपली पार्टिकल थी, दैट इज हाफ एम स्क्वायर। फाइनल पार्टिकल में भी है, तो पार्टिकल लिखेंगे तो केयरफुली u sin अल्फा का स्क्वायर प्लस u cos अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा बाई 4 आ जाएगा। ये तो पार्टिकल की होगी। और तो ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये वेज की जो वेलोसिटी है वो u cos अल्फा बाई 2 है। पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टली u cos अल्फा बाई 2, वर्टिकली में यहाँ दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। ये पार्टिकल को हो गई, ये वेज को हो गई, दोनों टोटल करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसको इनिशियल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लॉस आ जाएगा। लॉस की कैलकुलेशन जो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो फाइनली वी विल गेट दिस वैल्यू। This is the overall loss of kinetic energy in this complete inelastic collision, जहाँ दोनों पार्टिकल और वेज की मासेस सेम है। यहाँ क्रॉस चेक कर लें कि अल्फा अगर हमारा 0 है तो ये सिंपल केस हो गया, जहाँ इक्वल मास के पार्टिकल इनइलास्टिकली टकराएंगे तो ये चिपक जाएगा, तो मास ट्वाइस हो जाएगा पूरी फैमिली का, मोमेंटम वही है। तो पी स्क्वायर बाई 2 फार्मूला देखें, टोटल काइनेटिक एनर्जी फैमिली की आधी रह जाएगी, तो हाफ लॉस हो जाएगा, 1/4 एम स्क्वायर लॉस हो जाएगा, राइट। अब इसमें अगला केस देखते हैं कि अगर यही कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक हो गया, सिंपली इलास्टिक भी कह सकते हैं, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में फिर एनर्जी लॉस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। उस केस में ये बनेगा कि इसके टकराने के बाद जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो क्या रहेंगे और इस वेज को क्या वेलोसिटी मिलेगी। तो इसको आगे देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम में जो भी कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हम लोग डिफरेंट ले सकते हैं, इससे हमें चिपका के नहीं चलना है। बट जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो स्मूथ होने की वजह से पहले की तरह भी अनचेंज रहेगी, यानी पहले अगर u sin अल्फा ऊपर आई थी, इधर u cos अल्फा आई थी, इसका टक्कर के बाद अपवर्ड कंपोनेंट u sin अल्फा रहेगा। तो दूसरा कंपोनेंट चूँकि इलास्टिक कोलिजन, अब इसमें एक बाउंस वाली वेलोसिटी आएगी, उसे हम लोग v1 मान लेते हैं, दैट इज अननोन, वो निकालेंगे भी। वेज को टक्कर से जो वेलोसिटी मिलने जा रही है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, वेज को जो वेलोसिटी मिलेगी उसे v2 मान लेते हैं। वेज चूँकि हॉरिजॉन्टली स्मूथ ग्राउंड पे है, ये हॉरिजॉन्टली चल सकता है, तो अब 2 अननोन हो गए यहाँ। तो यहाँ हमें इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन यूज़ करनी है और मोमेंटम कंजर्वेशन देखें यहाँ भी होगा पूरी फैमिली में। हॉरिजॉन्टल फोर्स बाहर से नहीं है क्योंकि ग्राउंड स्मूथ है,
तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व होगा पूरी फैमिली का। तो उससे पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम राइट में लिया जाएगा क्योंकि राइट में पहले भी था, तो mv2 माइनस mv1, mv2 माइनस mv1। तो ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम राइट डायरेक्शन में हो गया। बाद में पहले कितना था राइट में, दैट वाज इनिशियली mu cos अल्फा। तो इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू mu cos अल्फा। इस इक्वेशन से हमें v2 माइनस v1 आ जाएगा u cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन यहाँ लगाएंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से। उसे थोड़ा केयरफुली समझना है। वैसे तो इलास्टिक कुलियन है, वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में चूंकि वेलोसिटी के स्क्वायर्स आते हैं, दैट मे बी ए स्लाइटली लॉन्ग, स्लाइटली टाइम टेकिंग, 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जो इलास्टिक कुलियन का दूसरा इफेक्ट होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट से, उसमें रूल क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी जो मासेस कोलाइड करने जा रहे हैं वो किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, यानी मासेस जिस रिलेटिव वेलोसिटी से पास आते हैं उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट मल्टीप्लाइड बाय ई बराबर हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से रियलाइज कर लें कि टक्कर के पहले सपोज ये इसकी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये रुका हुआ है। टक्कर के बाद जो पहला वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी राइट पर रह गई से 0.5 और दूसरे की हो गई राइट में ही से 1.7। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की क्या मीनिंग होगी, तो इनके बीच की दूरी जिस रेट से घटेगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वो दूरी घट रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा 2। यहाँ सेपरेशन का मतलब किस रेट से इनके बीच की दूरी बढ़ रही है टक्कर के बाद। टक्कर के बाद हमेशा कोलाइडिंग बॉडीज के बीच की दूरी बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पे सेपरेशन वेलोसिटी होगी 1.2, क्योंकि इनके बीच का गैप 1.2 रेट से बढ़ेगा। 1 सेकंड में 1.27 राइट में जाएगा, 1.5 ये राइट में, बीच का गैप 1.2 बढ़ेगा। तो सेपरेशन वेलोसिटी 1.2 इक्वल टू ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी। तो इस एग्जाम्पल में ई की वैल्यू में 0.6 आ जाएगी। फिलहाल ये तो ई को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए था। नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में टकराने से पहले ये यू कॉस अल्फा राइट में रखता है, ऊपर यू साइन अल्फा। वेज में कोई वेलोसिटी नहीं, यहाँ देखें वेज में कोई वेलोसिटी नहीं। इनके बीच अप्रोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है यू कॉस अल्फा। तो अप्रोच वेलोसिटी यू कॉस अल्फा हो गई, उसमें ई मल्टीप्लाई करें, दैट शुड बी सेपरेशन वेलोसिटी। सेपरेशन के लिए यहाँ मैंने मान लिया है टक्कर के बाद ये यहाँ फिगर, ये पार्टिकल बाउंस बैक पीछे v1 से करता है, ये वेज राइट में v2 से जाता है। तो सेपरेशन वेलोसिटी यहाँ हो जानी चाहिए v1 प्लस v2। इसको मैं फील कराता हूँ। 1 सेकंड में ये v2 राइट में जाएगा, 1 सेकंड में v1 लेफ्ट में आएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन ये गैप बढ़ाने के लिए v1 रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके बीच की दूरी 1 सेकंड में v1 प्लस v2 बढ़ जाएगी। दिस इज सेपरेशन वेलोसिटी, दिस इज अप्रोच वेलोसिटी। इलास्टिक कोलियन दिया है तो ई की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 1। तो इक्वेशन हो जाएगी v1 प्लस v2 इक्वल टू यू कॉस अल्फा। और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें पहले मिल चुकी है, दैट इज v2 माइनस v1 इक्वल टू यू कॉस अल्फा। राइट इट अगेन एज 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको सॉल्व करें तो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ v2 एंड v1। v2 आ जाएगा यू कॉस अल्फा एंड v1 आ जाएगा 0। यानी जो पार्टिकल है वो टक्कर के बाद इसकी ये वेलोसिटी नहीं आएगी। दैट मीन्स पार्टिकल टक्कर के बाद सिंपली ऊपर चलता हुआ दिखेगा। किस वेलोसिटी से, यू साइन अल्फा। इन द बिगनिंग ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से टाइम घटेगी। और वेज को वेलोसिटी क्या मिली, वेज को मिली राइट में कितना, यू कॉस अल्फा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है
चूंकि इलास्टिक कोलिजन दिया गया था, क्या एनर्जी कंजर्व है इस कोलिजन में? लेट अस वेरीफाई, होना चाहिए। तो कोलिजन में एनर्जी यहाँ कंजर्व होनी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है केवल पार्टिकल में, वो है हाफ इसका मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल में भी और वेज में भी। तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है u sin अल्फा, उसका स्क्वायर करें मास बाई 2 से मल्टीप्लाई, प्लस वेज हाफ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। इस पूरा एडअप करेंगे सिंपली हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन वेरीफाई हो गया। हाफ mv स्क्वायर पहले काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर बाद काइनेटिक एनर्जी। तो इस सॉल्व करने के लिए हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज हम बच भी सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर्स आते हैं, समटाइम इट टेक्स मोर टाइम। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ लगाना चाहिए अगर इसको सही ढंग से लगा पाए। और इसमें कन्फ्यूजन हो तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लें, लेकिन कहीं कहीं इसको लगाना ही पड़ेगा। अगर ई की वैल्यू इलास्टिक यानी 1 नहीं दी गई है तो फिर हमें इसका यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, इससे वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन और अननोन वेलोसिटीज बाद की हमें पता लग जाएंगी।